बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। इन दोनों पाकिस्तान टीम है न्यूजीलैंड के दौरे पर आज तीसरा T20 मैच खेला गया, जहाँ पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर 45 रन से शिकस्त हुई और एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। शायद अब तक ये सूदमंद साबित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और फिर पाकिस्तानी जो ओपनिंग जोड़ी है शायद वो मुकम्मल तौर पर तीनों मैचेस में नाकाम होती हुई दिखाई दे रही। सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे आज अपने शो के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब, क्योंकि ये हमारे विनर्स टीम का हिस्सा भी हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है गुलाम मोहम्मद साहब, ये प्रेसिडेंट है कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बढ़कर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील साहब है। तो सबसे पहले हसन जलील साहब की तरफ चलते हैं। हसन साहब, मुसलसल तीसरे मैच में पाकिस्तानी टीम को जो है यहाँ पर कामयाबी नसीब नहीं हुई है और ये सिलसिला शायद अब थम नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तानी टीम को क्लीन स्वीप हुई और फिर हम उम्मीद कर रहे थे कि T20 में पाकिस्तानी टीम बड़ी मजबूत है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि तीनों मैचेस में पाकिस्तानी टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब ऊपर नंबरों पर अगर हम बात करें तो तरमीम हुई है, ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा गया, लेकिन यह ओपनिंग जोड़ी अब जो नई ओपनिंग जोड़ी है वो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। हम माजी में बात करते हैं स्लो स्ट्राइक रेट के बाइज है, रिजवान और बाबर गो के ओपनिंग जोड़ी में बड़े कामयाब रहे, मुसलसल 3 साल से वो ओपनिंग जोड़ी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनको तोड़ा गया और शायद इसका नतीजा ये रहा कि मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करने वाले इफ्तिखार पे बड़ा बोझ पड़ा और इफ्तिखार भी रन करने में इन तीनों मैचेस में नाकाम रहे। और अगर इस सीरीज की बात करें तो नौजवान खिलाड़ियों को जरूर मौका फराहम किया गया, लेकिन नौजवान खिलाड़ी परफॉर्म करने से कासिर नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इन मैचेस के हवाले से जहां पर पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा कि आपने इतनी दूर से जो है वो मुझे इनवाइट किया और बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि दो ऐसे नाम भी मौजूद हैं जो शनासा भी हैं और जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स के हलकों में। रियाज साहब हैं, रियाजुद्दीन साहब और उसके साथ गुलाम मोहम्मद साहब, तो बड़ी खुशी की बात है। जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए बात यह है कि ये कहानी तो बहुत अरसे की है, मतलब ये 79 में मैंने कमेंट्री शुरू की थी, उससे पहले मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा था। तो जब बड़े बड़े स्टार्स खेलते थे, जब भी हमारा रोना यही होता था कि यार हम देखिए हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं, हम अपने आप को ठीक नहीं करते, हमारी टेक्निक ठीक नहीं है, हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है। और वो कहानी समझ लीजिए 40 साल के बाद आज भी उसी तरह दोहराई जा रही। बात यह है कि अब क्रिकेट बहुत बदल गई है। अब क्रिकेट वो पुरानी क्रिकेट नहीं है। अब ये क्रिकेट जो है ये एक इंडस्ट्री हो गई है और हाई टेक जो है वो गेम हो गया है। अब इसमें वो जो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है वो नहीं चलता। अब आपको एक एक मूव प्लान करना पड़ता है, आपको ये सोचना पड़ता है कि जी प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा। हमारी वो वाइड टीम है जो किसी प्लान के बगैर मैदान में उतरती है। हम नेचुरल इंस्टिंक्ट पर और नेचुरल जो एबिलिटीज हैं उन पे मैचेस खेलते हैं, कोई हमारी तैयारी नहीं होती और नतीजा आपके सामने है कि आप बजाय ऊपर जाने के आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। और जहां तक नए खिलाड़ियों का ताल्लुक है कि देखिए बात यह है कि नए खिलाड़ियों को ग्रूम करने की जरूरत है, उनको टेक्निक से आगाह करने की जरूरत है। दूसरे, आपकी टीम में प्लानिंग की कमी इस हद तक है कि आप देखिए हर टीम में आपने देखा होगा कि एक दो ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो रुक कर खेलते हैं, जो सिचुएशन के मुताबिक जो है अपनी जगह छोड़ते नहीं है, कोई ऐसा गैर जरूरी शॉट नहीं खेलते कि वो जल्दी आउट हो जाए और उससे टीम को सहारा मिलता है। हमारे यहाँ जो खिलाड़ी आता है वो आके कोशिश ये करता है कि 6 गेंदों पे मैं कम से कम 6 छक्के जरूर लगाऊं। तो बहुत सी खामी है, अब किस किस को हम रोना रोएं। अच्छा हसन जलील साहब, आपने खामी की बात की है तो थोड़ी सी खामी ये भी नजर आती है पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के हवाले से क्रिकेट के, क्योंकि हम डोमेस्टिक में देखेंगे अभी हाल ही में जो है हमने देखा कि नेशनल T20 टूर्नामेंट ने अख्ताम पजीर हुआ और हम इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा ऐसी विकटें तैयार की गई कि जहां पर 160-70 रन स्कोर हो रहे थे इस नेशनल T20 में। और अब क्रिकेट बड़ी मॉडर्न हो गई, इसी 3 मैचेस में देख लें कि 2 दफ़ा अगर हम बात कर लें तो 2 दफ़ा डबल सेंचुरी स्कोर कर चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। ऐसा लगता है कि हम इस स्ट्रक्चर पे काम ही नहीं कर रहे हैं जहां डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करनी चाहिए, तेज विकेटें बनानी चाहिए, लेकिन ये काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा पाकिस्तान के अंदर। और फिर मैं एक आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि दोनों ओपनर को छेड़ा गया है, आप समझते हैं ये बेहतर फैसला था मैनेजमेंट का? देखिए रिजवान और बाबर पूरी तरह सेट थे
और मेरा ख्याल है कि इस मरहले पर उनको छेड़ना बहुत बड़ी गलती थी। साइम अय्यूब इज ए वेरी टैलेंटेड प्लेयर। मैं खुद भी ज़ाती तौर पे बहुत मुतासिर हूँ, क्योंकि वो नई जनरेशन का प्लेयर है। उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वो तमाम स्ट्रोक्स मौजूद हैं जो मॉडर्न क्रिकेट में खेले जाते हैं। लेकिन अभी वक्त चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए है, उसको एक बड़ी इनिंग चाहिए जिससे उसको हौसला मिले। तो उसको एक्सपोज करना स्ट्रेट अवे, और वो भी न्यूजीलैंड जैसी जगह पर जहाँ पर गेंद की मूवमेंट भी होती है, ऑफ द सीम भी गेंद मूव करती है, उसके बाद हवा में भी स्विंग करती है। फिर उनके बॉलर इंतहाई तजर्बेकार बॉलर हैं, उनका भी विकेटों का पता है, वो लाइन और लेंथ के मुताबिक गेंदें करते हैं। तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी गलती थी। और दूसरी, अगर आपने तब्दीली करनी ही थी तो फखर जमान जैसे जबरदस्त खिलाड़ी को आप चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेज रहे हैं। मतलब ये जो भी स्ट्रेटजी है, या टॉस जीतकर हर मर्तबा आप उनको बैटिंग खिला रहे हैं, उनको बैटिंग दे रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ अगर आप 180 यही खुद बनाते पहले बैटिंग करते हुए, तो शायद न्यूजीलैंड को स्ट्रगल करनी पड़ती 180 के स्कोर बनाने में। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें तो आज के मैच पे थोड़ी सी बात कर ले। फन एलन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है आज, और उन्होंने जो 62 बॉलों पर 137 रन की बारी खेली, और इस बारी के अंदर 16 छक्कों का उन्होंने जो रिकॉर्ड बराबर किया। क्या कहेंगे उनकी बैटिंग के हवाले से? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। पिछला जो सीजन था वो एलन का इतना अच्छा नहीं था, और T20 में भी उनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। उसके बाद डोमेस्टिक में भी कोई कामयाब नहीं हुए। लेकिन इस साल उन्होंने धमाका खेज एंट्री की है, और अभी तक वो इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक मैचेस हैं उनमें वो बड़ी शानदार इनिंग्स खेल चुके हैं। मेरा ख्याल है अब तक 4 उन्होंने, 1 सेंचुरी और 3 50s उन्होंने बनाई हैं, और बड़ी जारहाना वो बैटिंग कर रहे हैं। और देखिए, ये है एक्चुअली सही T20 का खेल। आपको ये टेक्निक अपनानी चाहिए जिससे आप बॉलर को सर उठाने का मौका ही नहीं देते, उसको थ्रू आउट आप अंडर प्रेशर रखते हैं, और जहां चाहते हैं स्ट्रोक खेलते हैं। आपके पास मेरा ख्याल है ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं है, सिर्फ फखर जमान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर टिक जाए। लेकिन फखर जमान का मैं बार बार ये कहता हूँ कि थोड़ा सा उनका डिफेंस वीक है। वो जहां तक एग्रेशन में रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, जहां वो गेंद को रोककर खेलने की कोशिश करते हैं वहां पर वो बीट भी होते हैं और आउट भी होते हैं। लेकिन बहरहाल वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर विकेट पर ठहर जाए तो खेल का पासा पलट सकते हैं। बिल्कुल, खेल का पासा पलट सकते हैं। लेकिन आपने बात की पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से थोड़ी सी, तो उसमें हारिस रऊफ है, अगर हम देखें तो T20 फॉर्मेट के सबसे बेस्ट बॉलर करार दिए जाते हैं पाकिस्तान के। और जिस किस्म की माजी में भी अभी लास्ट सीरीज़ के अंदर हमने देखा उनसे बॉलिंग होती दिखाई नहीं दी, और फिर इस मैच के अंदर हमने देखा कि जहाँ पर 1 ओवर्स के अंदर उन्हें 28 रन पड़े, और फिर उन्होंने 10 से 12 बॉलों के अंदर 43 रन दिए। आप समझते हैं कि बड़े महंगे तरीन बॉलर अब साबित हो रहे हैं T20 में हारिस रऊफ? देखिए, हारिस ने जब मना किया था कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा और मैं अवेलेबल नहीं हूं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था गल्फ टाइम्स में, और उसमें मैंने ये बात कही थी कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा हारिस के कैरियर में, इसलिए कि आप जो कुछ सीखते हैं वो आप टेस्ट मैचों से सीखते हैं। टेस्ट मैच आपको स्ट्रेंथ देता है लंबे स्पेल की, आपको स्ट्रेंथ देता है लाइन और लेंथ की, आपको ये बताता है कि किन हालात में, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं 5 दिन, तो आपका एक टेम्परामेंट बिल्डअप हो जाता है। अब आप देखिए, हारिस का ज्यादातर जो जोर है वो है उनकी स्पीड पर। ना वो गेंद की मूवमेंट पे तवज्जो दे रहे हैं, ना वो यॉर्कर्स पे तवज्जो दे रहे हैं, ना उनकी स्लोअर डिलीवरी अब नजर आती है। तो स्पीड, तो देखिए स्पीड पे तो काम नहीं चलता। आपने देखा कि एलन ने किस तरह उन्हें छक्के मारे, सिर्फ टाइमिंग का खेल था। हल्का सा उन्होंने फील्डिंग किया, वो जनाब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो मैं समझता हूँ तमाम बॉलर्स को सबक लेना चाहिए। शाहीन आफरीदी जैसा बॉलर भी जो है वो ज्यादा तवज्जो उनकी स्पीड पर है। आप देखिए, अगर आप पूरा ग्राफ उठा के देखें तो आपको न्यूजीलैंड की बॉलिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। अच्छा, और उसी का शिकार हारिस रऊफ। हसन जलील साहब, एक चीज़ और, क्योंकि हम देखते हैं कि फास्ट बॉलिंग का पाकिस्तान के लिए मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, यहाँ बड़े फास्ट बॉलर निकल कर सामने आ रहे हैं इस वक्त भी अगर हम देखें तो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है कि इंजरी के शिकार जो है बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर होते दिखाई दे रहे हैं। अब्बास आफरीदी अभी उन्होंने डेब्यू ही किया है, लेकिन दूसरे मैच में वो अनफिट हो गए। आप समझते हैं फास्ट बॉलर हमें बहुत ज़्यादा इंजरी हो रहे हैं, इसका कसूरवार कौन है?
उसकी सारी वजह जो है वो फिटनेस का ना होना है। देखिए, हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं या जो हमारा कैंप लगता है, उसमें बड़ी रूटीन और रेगुलर एक्सरसाइजेस होती हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें या बाकी टीमों को देखें, तो आपको उसमें भी बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि अब जो है प्लेयर को खुद डेडिकेटेड होना चाहिए, प्लेयर खुद मेहनत करे और एक्स्ट्रा वक्त अपना जो है वो सर्व करे अपनी फिटनेस पर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम रेस्टोरेंट्स में खाने खाते हैं, हम हैदराबाद में जाके T20 हो रहा होता है, हम बिरयानी मंगाते हैं, हम स्टेक्स खा रहे होते हैं। देखिए, आपको तो हर चीज में बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है, और जब आप फिर खासतौर से फास्ट बॉलर जरा सा भी बेहतियाती करेगा तो उसके लिए तो अनफिट होना बहुत ही आसान है। आप देखिए, इस वक्त 5 बॉलर आपके टॉप क्लास जो है वो अनफिट है। तो अब आप सोचिए, जिस टीम का फिटनेस का ये आलम हो, उससे आप परफॉर्मेंस की क्या तवक्को रखेंगे। जहां पर आप फास्ट बॉलिंग को कसूरवार दे रहे हैं, खासकर फास्ट बॉलिंग इंजरी के जो शिकार हो रहा है, दूसरी तरफ हम देखें तो यहां पर सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के साथ ये भी रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा कि हमने कैचेस काफ़ी ड्रॉप किया है, फील्डिंग का मेयार वैसा नहीं रहा, बड़ी नाकिस परफॉर्मेंस रही है फील्डिंग के शोबे में, और यही कुछ अब हम देख रहे हैं T20 में भी सीरीज में नज़र आ रहा है पाकिस्तान की फील्डिंग के हवाले से। देखिए शहजादा, बात यही है हर चीज में, वही मैंने आपसे कहा, जब किसी भी काम में इवन रूटीन ऑफिस वर्क हो, अगर आप डेडिकेशन के साथ, तवज्जो के साथ, फ्यूचर प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे, तो फिर आपका वही असर होगा जो इस वक्त हमारा हो रहा है। खिलाड़ियों में मैं समझता हूँ कि जो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल नुमाया है। उनका टोटल इंटरेस्ट जो है सिर्फ पैसों की तरफ है। आप मुझे एक बात बताइए, एक मैं किसी जगह पढ़ रहा था कि हफीज के और खिलाड़ियों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसलिए कि मोहम्मद हफीज इस बात को इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनकी पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान होना चाहिए। मेरा ख्याल है हफीज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डिसिप्लिन पर मैं समझता हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, आप स्ट्रेट अवे उसको ड्रॉप कर दें, चाहे वो कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत बनाएं। अगर खिलाड़ी 25% भी अनफिट है, आप उसको ड्रॉप कर दें। जब तक आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से खिलाड़ियों को हैंडल नहीं करेंगे, जब तक उनको आप एक वक्त तो आप उनको हीरो बना देते हैं, 2 मिनट के बाद आप उनको जीरो बना देते हैं। चलें जीरो बना देते। हसन जलील साहब है हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे हैं। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। रियाज साहब है, पहले तीसरे T20 में हमें तो शिकस्त हो गए, लेकिन दूसरी तरफ है क्योंकि खिलाड़ियों की बात हो रही है तो जो प्लेयर्स है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, और हम देख रहे हैं जो फास्ट बॉलर फिट हो गए हैं अब वो NOC के लिए बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि लीग खेलने। लेकिन आप समझते हैं कि बेहतर फैसला होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उन्हें NOC क्लियर दे देती है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन और हसन जलील भाई को अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हसन जलील भाई। बड़ी खुशी की बात है कि न्यू जर्सी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, और यकीनन अब जब आप, जैसा आपने कहा पहले कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो हम आपको वेलकम करेंगे, और अभी भी वेलकम करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और काफ़ी दिनों बाद हमने जो है उनकी आवाज़ सुनी। बाकी तो हम देखते तो रहते हैं उन्हें। अच्छा शहजाद, जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि देखें, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ना, वो हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। कभी भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं रही, और उसकी देखें बहुत सारी वजूहात। जो आपका सवाल भी है ना बुनियादी, वो वहीं से रिलेट करता है कि जिस क्रिकेट बोर्ड में 7 महीने में 3 मतलब चेयरमैन चेंज हो जाएं, तो वहाँ पे उसकी एक तो देखें दुनिया में कोई मतलब उसकी इज्जत नहीं होती, और फिर वो जो भी नया आदमी आता है वो अपनी, चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो या शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो, अगर वो उसको मतलब ये कि देख रहा होता है, उस पर अमल कर रहा होता है, तो उस पर उसको रिजल्ट नहीं मिलते, तो लामहला होता ये है कि वो फिर एडॉकिज्म पे आ जाते हैं। जब आप एडॉकिज्म पे आ जाते हैं तो ना तो आपकी वो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो, ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग वो, और साथ साथ जो एडॉक पे जो आप काम कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ग्राउंड में हमें कहीं एग्जीक्यूट होती हुई नज़र नहीं आती, और एक चूं चूं का मुरब्बा बन जाता है। इस वक्त भी पाकिस्तान की टीम के साथ कमोबेश यही हो रहा है कि हमारे, जैसे अभी हसन भाई भी बात कर रहे थे, हसन जलील भाई, के हमारे खिलाड़ियों में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। और देखें
उनकी तो तनख्वाहें बढ़ रही हैं, उन्हें तनख्वाह मिल रही है, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन जो इस शिकस्त से कौम को जो दर्द और तकलीफ़ होती है उसका एहसास शायद उन्हें नहीं है। आप ये देखें ना कि हमें लग ऐसा रहा है कि हमें जो है शिकस्त की आदत पड़ गई है और हम जीत की तरफ जा ही नहीं रहे, हम एक हिसार में बंद हो गए हैं और हम मतलब वहाँ जानी मतलब तब कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अब देखें जो खिलाड़ियों की बात है, जो फिज़िकल फिटनेस का उनका लेवल है, ये तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। और हमें अच्छी तरह याद है जब हम खेल रहे होते थे तो हमारे जो कोचेस थे वो हमें समझाते थे कि देखें अगर जो आप हमारे साथ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या हम जो आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं वो तो जाहिर है पूरी टीम को करा रहे हैं, उसका जो आउटपुट है वो आप हमें पता है कि आप कितना देंगे। लेकिन अगर आप में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप अलग से भी जो टाइम मिले उसमें प्रैक्टिस करें। जब आप अलग से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप ग्राउंड में मैचों के दौरान भी आप अलग से नजर आएंगे। हमारा एक और मसला ये है कि देखें आपने अपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की थी जब आप सवाल कर रहे थे हसन जलील भाई से कि हमारी जो विकटें हैं वो उस मेयार की नहीं है जो इंटरनेशनल जो क्वालिटी है उसको कवर करें। तो जब आप अपने मुल्क में मतलब जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें जब आप कंडीशंस जो है खिलाड़ियों को वो फराहम नहीं करेंगे जिसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़रूरत है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि आपके खिलाड़ी जो हैं वो इंटरनेशनल सतह पे जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। अब आप ये देखें कि अभी हसन जलील साहब भी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि हमारे जो जैसे साइम अयूब हैं या हमारे अपना आज़म खान वगैरह हैं, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि इनको पहले आप छोटी टीमों के ख़िलाफ़ इनको लेके जाते हैं, जैसे मतलब अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे है, इनके खिलाफ चांस देते हैं और एक बतदरीज प्लानिंग के तहत ये जो इतने अच्छे खिलाड़ी हैं फिर आप इनको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के सामने लेके आते हैं। आपने जो है ख़ुद अपनी टीम की परफॉर्मेंस भी ख़राब की और उनका भी कैरियर उससे खेल रहे हैं आप, तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मैच के हवाले से जो आपने एक सवाल किया था, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें आपने तीन मैचेस में आपने नए खिलाड़ियों को चांस दे दिया। मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि मेरिट ये बनती है कि जो मतलब अब आपके खिलाड़ी जो रह गए हैं जैसे साहबजादा फरहान है, साहबजादा फरहान और उनके साथ हसीबुल्ला, अब ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं कि भाई अब आप इनको भी मौका देके देख लें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका एक एम है कि आपने वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार कर रही है और आप खिलाड़ियों को देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि अभी हमारे 16 मैचेस बाकी हैं या 17 मैचेस बाकी हैं, तो उसमें भी इन दो तमाम खिलाड़ियों को ट्राई कीजिएगा, लेकिन साहबजादा फरहान को और हसीबुल्ला को भी अब ट्राई कर लें, इसलिए कि हारिस जो है ना जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी जैसा अभी बात हो रही थी वो है मतलब डेथ ओवर्स के मतलब बॉलर। और बिल्कुल सही बात है कि एक खिलाड़ी अगर मना करता है ना आपको कि जी मैं उस फॉर्मेट में नहीं खेलूंगा, तो डिसिप्लिन का सबको पाबंद करना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए, नए खिलाड़ी को चांस देना चाहिए। गो कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज नहीं, डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। गुलाम मोहम्मद साहब मौजूद हैं। गुलाम साहब क्या कहेंगे, क्योंकि हम क्रिकेट के साथ साथ तमाम ही खेलों को तरजीह देते हैं अपने शो के अंदर, और बास्केटबॉल को कराची में परवान चढ़ाने के लिए आपका बड़ा अमल दखल है और बहुत से प्लेयर्स अब बास्केटबॉल के निकल कर सामने आ रहे हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप बास्केटबॉल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादा मोइन साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके शो में आऊँ, और आपको मुबारकबाद के 2023 का सज्जाद का बेस्ट एंकर का अवार्ड आपको मिला। आपको इमर्जिंग का आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और गवर्नर साहब ने आपको अवार्ड दिया, ये बड़ी खुशी की बात है। हसन जलील साहब का बहुत शुक्रिया, एक बड़े अरसे के बाद उनकी आवाज़ सुनी, और उर्दू कमेंट्री की जब तारीख़ लिखी जाएगी तो हसन जलील साहब का मैं समझता हूँ कि मुनीर हुसैन साहब इसके पायनियर हैं, मगर हसन जलील साहब का नाम सर फहरिस्त लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने उनसे मुलाकात करवाई। जहाँ तक बास्केटबॉल खेल की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह 24 तारीख से 7वां कमिश्नर कराची गर्ल्स एंड बॉयज़ टूर्नामेंट इंटरनेशनल अब्दुल नासिर बास्केटबॉल कोर्ट आराम बाग पर शुरू हो रहा है। और अभी हमने पिछले महीने डिप्टी कमिश्नर साउथ गर्ल्स एंड बॉयज़ चैम्पियनशिप ख़त्म की थी। 2023 के अंदर हमने 19 टूर्नामेंट्स किए, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने किसी क्लब से कोई पैसा नहीं लिया, किसी टीम से हमने कोई फ़ीस नहीं ली, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने टूर्नामेंट की। और ये तमाम क्रेडिट जाता है हमारे सरपरस्त आला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हुकूमत सिंध मोहम्मद इकबाल मेमन साहब को कि वो स्पॉन्सरशिप लाए, उन्होंने ये इवेंट कराए। तो ये सारी सिलसिला है, और आपको ये सुन के खुशी होगी। और बड़े मैं ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि बास्केटबॉल खेल की
प्रमोशन में मेरा अकेला किरदार नहीं, मेरी जो टीम है, एसोसिएशन है, वो बड़ी मुतहरिक एसोसिएशन है। उसमें ज़ईमा खातून जो हमारी खातून ऑर्गेनाइज़र हैं वो बड़ी मुतहरिक हैं। शाहिदा परवीन कियानी साहिबा, बेगम असमा अली शाह और खालिद जमील शमसी साहब का बड़ा अहम किरदार है। फरहान ईसा साहब का बड़ा अहम किरदार है। और आपको ये सुन के खुशी होगी कि जो अभी पाकिस्तान का कैंप लगा था लाहौर में, एक तवील अरसे के बाद 2 खिलाड़ी हमारे इस कैंप के अंदर आए और मुझे अब ये उम्मीद बन पड़ी है कि ये सिलसिला अब शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह ताला कराची के लड़के पाकिस्तान टीम में बिल्कुल कराची के लड़के बास्केटबॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। खुशी की बात है गुलाम मोहम्मद की तरफ से कि इनकी अनथक मेहनत के ज़रिए हमने देखा कि अब प्लेयर्स कराची के निकलकर पाकिस्तान टीम में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हसन जलील साहब मौजूद है। हसन साहब, आपका थोड़ा सा वक्त और लूँगा और एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि शाहीन शाह आफरीदी ने आज बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैच हारने के बाद उनसे सवालात किए गए तो उनसे एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि बड़े इवेंट जीतने के लिए हमें बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं अभी पहला ही टूर है उनका एज ए कप्तान और इस किस्म के बयानात आप समझते हैं बेहतर है देना? देखिए, एक तो हमारे यहाँ एक बड़ा गलत ट्रेंड सेट हो गया है कि हम हर मौजू पर इज़हार ख्याल करते हैं। दुनिया में आप कभी नहीं देखेंगे, आप किसी भी टीम को देख लीजिए उठा के जो इस वक्त खेल रहे हैं, आप देखिए उनसे अगर आप बात करेंगे ना फ्यूचर की, वो कहेंगे जी अभी तो हमारी तवज्जो जो मौजूदा हम सीरीज खेल रहे हैं उस पर है, जब ये सीरीज खत्म होगी फिर हम देखेंगे। हमारे यहाँ ये होता है कि आप एक सीरीज अभी खेल रहे होते हैं तो निगाहें आपकी होती हैं आपसे 25वीं सीरीज की जानिब। बात ये है पहले आप जो डे टू डे आपकी प्लानिंग है उसको आप पहले पाए तकमील तक पहुँचाएँ। पहले आप इस सीरीज को मुकम्मल करें, अपनी प्लानिंग अपने जहन में रखें और उसको आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्लीमेंट करते रहें। जंप लगा के आप दूसरे हमारे यहाँ बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मतलब मैं तो सच्ची बात है भरा बैठा हूँ। मसलन एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है, हम बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने, अगर मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हो तो हमारे लड़के कहने शुरू कर देते हैं जी हम थक गए मुसलसल क्रिकेट खेल खेल के। अगर कम क्रिकेट मिले तो कहें जी वो देखें जी हमें तो क्रिकेट ही नहीं मिलती खेलने को, हम खेलेंगे। लेकिन हसन जलील साहब हम मुसलसल लीग क्रिकेट जरूर खेल रहे हैं, हालात के मुताबिक क्रिकेटर हमारे लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। देखिए लीग, मैं पिछले 4 साल से अपने मुख्तलिफ तबसरों में, अपने आर्टिकल्स में, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं लीग क्रिकेट की मुखालफत करता आया हूँ और इसलिए कि मेरा ये अब भी आज भी मैं इस पे स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ बाकायदा कि आप ये देख लीजिए कि एक वक्त आएगा अगर ये लीग क्रिकेट को कंट्रोल न किया गया, ये आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो कौमी क्रिकेट है, उसको तबाह कर देगी। इसकी मिसाल आपके सामने है हसन जलील साहब। आज ही नसीम शाह ने एनओसी अपनी दिया है, उन्हें लीग खेलने की इजाज़त दी जाए। फिट हुए हैं अभी नसीम शाह और अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप में वो उनके ना होने से पाकिस्तानी टीम को बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ इसके लिए क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ी क्लियर कट वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए कि आप 2 लीग्स का जो एक आइडिया था, मैं समझता हूँ वो बेहतरीन है कि आप 2 लीग से ज़्यादा किसी को इजाज़त ही ना दे। और वही वाली बात है कि अगर एक खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट पर लीग क्रिकेट को तरजीह देता है तो आप उसको कहें भाई ठीक है आप लीग क्रिकेट ही खेलें। लेकिन वही वाली बात है कि आईसीसी ने भी इतना ज़्यादा लैटिट्यूड दिया हुआ है लीग क्रिकेट्स को कि दुनिया में शायद ही कोई मुल्क अब ऐसा बचेगा जहाँ लीग क्रिकेट ना हो रही हो। ये बड़ी ख़तरनाक बात है और इसके लिए हमें अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है, वरना आप वेस्ट इंडीज वाला अशर हमारा भी होगा। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज जहाँ पर क्रिकेट अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। हसन जलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी हसन जलील साहब से, रियाजुद्दीन साहब है। और अगर हम बात करें, उन्होंने लीग क्रिकेट की मुखालफत करते हुए कहा और माजी में भी अब है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी 2 प्लेयर्स के लिए लीग खेलने के लिए एनओसी जारी करने का फैसला किया हुआ, तो आप समझते हैं कि ये बेहतर फैसला है। और साथ साथ अगर हम देखें तो इससे जो मैंने इससे पहले आपसे सवाल किया था खासकर नसीम शाह के हवाले से कि ये फौरी तौर पे आप क्या समझते हैं कि अभी वो फिट मुकम्मल तौर पर हुए हैं और बजाय वो पाकिस्तान खेलने को तरजीह देने के वो लीग खेलना जाने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं? जी शहजादा, आपने पहला जो सवाल किया था वो उसमें ये शामिल था इत्तेफाक से, वो बहरहाल हाँ इस वक्त ये जवाब है। देखें होना तो यही चाहिए कि कैटेगोरिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, अगर उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि साल में सिर्फ 2 लीग खेलने की इजाज़त होगी खिलाड़ियों को, तो मेरे ख्याल से फिर इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं देनी चाहिए। एक तो ये, दूसरे रह गई देखें नसीम शाह की जो आपने बात की है,
तो मैं ये समझता हूँ कि उनको तो जब अभी इतने अरसे के बाद और जिनकी वजह से पाकिस्तान के जो है वर्ल्ड कप में शिकस्त खा गया, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम उनके ना होने से, उनके अनफिट होने से डीमोरलाइज हो गई और साइकोलॉजिकली पाकिस्तान की टीम में वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं रही जो एक हमारा बॉलिंग अटैक का हुआ था दुनिया पे, वो ख़त्म हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि नसीम शाह ऐसे बॉलर हैं कि उनको थोड़ा ख़ुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। और मैं देखें इतने आप खिलाड़ियों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, जाहिर है वो कौम का पैसा भी होता है, तो उसको मेरे ख्याल से एहतियात से खर्च करना ही, जितनी उनकी इतने देखें 3-4 महीने तक उनकी बाकायदा उनको ट्रीटमेंट मिली है और वो अब जाके अल्लाह के फजल से इस काबिल हुए हैं कि बाकायदा नेट पे भी वो आ रहे हैं और फ़ौरन अब अगर वो ये कह दें कि जी मुझे लीग खेलने की इजाज़त दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आप उन्हें बाद में दें, जो खिलाड़ियों का हक है, अगर 2 लीग की इजाज़त है ज़रूर उनको दें, लेकिन अभी फौरी तौर पे उनका इजाज़त दें। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, जो आप कह रहे थे पहले कि हमारे खिलाड़ी जो हैं मतलब लीग खेल रहे हैं, तो भाई लीग की तो पहले खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हौसला अफजाई की दुनिया भर में, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसको अब कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर इस तरह से, एक तो दुनिया भर में हर मुल्क लीग करा रहा है और जब इस तरह की लीग्स होंगी तो आईसीसी को ये देखना चाहिए कि जो उनके जितने भी मेंबर मुल्क हैं उनकी जो वहाँ क्रिकेट हो रही है उसकी क्रिकेट को नुकसान पहुँचेगा। जैसे अभी बात हो रही थी कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम को इसलिए कि दुनिया भर में उनके लीग के खिलाड़ी, खैर वो तो इसलिए इजाज़त देते थे कि उनको वहाँ पैसा नहीं मिलता था, तो वो चाहते थे कि यार चलो ब्रेड एंड बटर है, जाके मतलब वो कमा लेंगे, लेकिन उसकी वजह से आप ये देखें कि ग्रेजुअली उनकी जो परफॉर्मेंस ही वेस्ट इंडीज़ की टीम का जो मेयार था वो गिर गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी इस जानिब जो है देखना चाहिए, उनको खुद एड्रेस करना चाहिए कि एक तो जितनी दुनिया भर में लीग हो रही है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें और फिर जो मुताल्लिका क्रिकेट बोर्ड है वो अपने खिलाड़ियों को 1 या 2 लीग में इजाज़त दें। गुलाम मोहम्मद साहब, क्योंकि 2 प्लेयर्स आपने कहा कि कैंप में मौजूद थे और आप, मैं इस बात का गवाह हूँ कि जितने टूर्नामेंट्स कराची के अंदर होते हैं, गुलाम मोहम्मद का बड़ा अहम रोल रहता है इस बास्केटबॉल टूर्नामेंट के अंदर, और जिस तरह इन्होंने क्लब लेवल पर काम किया है, मैं इनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि क्लब लेवल्स के टूर्नामेंट शायद ही किसी भी इवेंट के इतने नहीं होते हों, किसी भी खेल के इतने नहीं होते हों जितने इनके क्लब लेवल्स के इवेंट होते हैं। गुलाम मोहम्मद साहब क्या कहेंगे, क्लब लेवल पर आपने तवज्जो दी है और ख़ासकर, और क्योंकि अगर खिलाड़ी को बनाना है तो यकीनन नर्सरी और ग्रास रूट लेवल यही होता है। शहजादा मोइन साहब, आपके इंट्रो में आज भी आपने कहा और इससे पहले भी जब मैं किसी प्रोग्राम में आया हूँ तो आपने एक बात हमेशा कही है, ग्रास रूट लेवल की स्पोर्ट्स। तो मैं समझता हूँ रियाजुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं कि ये आज अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो इनसे खुद ही पूछ लीजिए, ये कुछ किसी जागीरदार सरमायादार या किसी सियासतदान के बेटे नहीं है। ये एक मलीर का एक क्लब था जो इनके वालिद मोहतरम के नाम से था और उस क्लब से की पैदावारें ये और उनके भाई थे। दोनों भाइयों ने आज जो मुकाम हॉकी में बनाया वो क्लब से बनाया है, फ़ारूक साहब मतलब। और ये टूर्नामेंट भी बहुत कराते थे, इनका क्लब हर टूर्नामेंट में खेलता भी था। और आज रियाजुद्दीन साहब का जो मुकाम है पाकिस्तान में नहीं, इन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, हॉकी कम्युनिटी में, अखबार जहाँ में, मुख्तलिफ आर्टिकल वगैरह। तो मेरा अपना ईमान सिर्फ ये है कि अगर क्लब की स्पोर्ट्स को आप प्रमोट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में स्पोर्ट बढ़ नहीं सकती। आज मैंने एक रिपोर्ट देखी है पंजाब में, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने पूरे पंजाब में क्लबों की रजिस्ट्रेशन शुरू की है। क्यों की है उन्होंने क्लबों की रजिस्ट्रेशन? इसलिए कि क्लब अगर प्रमोट होगा तो स्पोर्ट्स प्रमोट होगी। आज मैं क्रिकेट पे इतनी तनकीद नहीं करूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी हमारे रियाज साहब ने बताया कि 3 वो निकल गए, प्रेस चेयरमैन निकल गए। आप हॉकी में देखें जो नेशनल गेम है, रियाज साहब इत्तेफाक करेंगे 3 या 4 सेक्रेटरीज पिछले 2 माह के अंदर निकल गए। इस तरह स्पोर्ट्स नहीं प्रमोट होगी। चलें, इस तरह प्रमोट नहीं होगी, लेकिन आपने हॉकी का तस्करा कर दिया है। क्वालिफाइंग राउंड में इस वक्त पाकिस्तानी टीम ओमान में मौजूद है। क्या कहेंगे, पहले मैच में पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड से 6-1 से शिकस्त हुई है, दूसरे मैच में पाकिस्तान ने चीन के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल कर ली। आप समझते हैं कि जहाँ पर मोराल डाउन हुआ था पाकिस्तान हॉकी टीम ने मोराल चीन के जीतने के बाद मोराल थोड़ा ऊपर कर दिया है?
देखें शहजादा, इसमें तो कोई शक नहीं, जब आप किसी भी टीम के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से जीतते हैं तो जीत बहरहाल जीत होती है, चाहे वो 1 रन से जीतें, 100 रन से जीतें, 1 गोल से जीतें या 15 गोल से जीतें, तो जीत है और उसका जो है पूरी टीम पे एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। और जब आप किसी के लिए कोई अच्छी बात करते हैं तो उसका भी अच्छा असर पड़ता है। अब जैसे ग़ुलाम मोहम्मद साहब हैं, तो हमें अच्छी तरह याद है कि शुरू में जब ये स्पोर्ट्स के प्रोग्राम वगैरह होते थे तो ये माइक पे हमें आने की दावत दिया करते थे। तो मतलब ये कि देखें, इंसान अपनी मेहनत तो करता है, लेकिन वो लोग जो मतलब आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उनका भी मतलब ये कि एक हिस्सा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ ग़ुलाम मोहम्मद साहब का अपना एक मतलब कंट्रीब्यूशन है जिसको आप वो नहीं कर सकते, चूँकि इन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ग़ुलाम मोहम्मद साहब का। रह गई बात हॉकी की, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जैसे हम चीन के ख़िलाफ़ जीते हैं और इससे कबल जो है हम बरतानिया से इंग्लैंड से हार गए थे इंग्लैंड की टीम से, तो इंग्लैंड की टीम की रैंकिंग जो है हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हालिया महीनों में, सालों की बात नहीं करूँगा, हालिया महीनों में हमारी टीम की मजमूई परफॉर्मेंस निस्बतन बेहतर हुई है। एक तो रैंकिंग भी हमारी 1-2 दर्जे बेहतर हुई है, लेकिन हमारी सीनियर टीम से ज़्यादा हमारी जूनियर टीम की परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही थी। आपको याद है कि हम जूनियर एशिया कप में हमने इसके वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, और फिर जूनियर वर्ल्ड कप में हमारी टीम जो है क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही थी। अब देखें, मसला ये है कि जो अब ये क्वालिफाइंग राउंड यहाँ पे हो रहे हैं, इसमें से 3 टीमें जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 टीमें जो हैं वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो अभी पाकिस्तान के मैचेस बाकी हैं अपने ग्रुप में, मलेशिया से भी मैच है, देखना होगा कि उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है। हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि खुदा करे पाकिस्तान की टीम जो है ये इस क्वालिफाइंग राउंड में जो टारगेट है उसको अचीव करे और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन हमें जो है रियलिस्टिक होना चाहिए शहजादा, हकीकत पसंदी का हमें सामना करना चाहिए। अगर हमारी टीम मैं समझता हूँ कि पहुँच जाती है, जो हमारी दुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। लेकिन हकीकत ये कि इस वक्त इंटरनेशनली जो रिक्वायरमेंट है फिज़िकल फिटनेस लेवल की और स्टेमिना की, वो उसमें हमारी टीम कमज़ोर है और उसमें खिलाड़ियों का कतई तौर पे कोई कसूर नहीं है। जैसे ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने अभी जिक्र किया कि फेडरेशन में मतलब वहाँ ओहदों की बंदरबाट जो है इस वक्त जारी है और वो अदालत में PHF पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में केसेस चले गए। तो जब इस तरह से होगा तो लड़कों पर उसका असर होगा और लड़के जो है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे जिस तरह की देनी चाहिए। लेकिन हमारी दुआ, हमारी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे और खुदा करे कि मतलब ओलंपिक के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करे। गुलाम मोहम्मद साहब है, क्योंकि अगर हम देखें तो ग्राउंड्स के अंदर थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो हमारे पास वेन्यू बहुत कम है बास्केटबॉल के। गो के हर स्कूल के अंदर अगर हम देखें तो बास्केटबॉल खेली जाती है। नहीं शहजादा मोइन साहब, जब पिछले प्रोग्राम में मैं आपके पास आया था तो उस वक्त आपने ये सवाल किया था, आज का सवाल का जवाब आज आपने दोबारा किया है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि वेन्यू बहुत सारे हो गए कराची में बास्केटबॉल के, और हाल ही में हमारी मेहनत से और इकबाल मेमन साहब की मेहनत से ककरी ग्राउंड में जो बास्केटबॉल कोर्ट बना है वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। मैं मुराद अली शाह साहब साबिक़ वज़ीर आला सिंध का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया और बड़ा अच्छा बास्केटबॉल कोर्ट बना है। उसके अलावा नया नाज़माबाद में बास्केटबॉल कोर्ट बन गया है, नॉर्थ जिमखाना में बास्केटबॉल कोर्ट बन गया है, और बीकन हाउस स्कूल के अंदर बड़ा अच्छा बास्केटबॉल कोर्ट बना है जो आपके दफ्तर के स्टूडियो के पीछे है। तो बहुत सारे बास्केटबॉल कोर्ट बन गए। अब अगर आप ये कहना चाहें कि ज़्यादातर बास्केटबॉल इंटरनेशनल अब्दुल नासिर बास्केटबॉल कोर्ट आराम बाग पर क्यों होती है, तो उसका जवाब मेरे पास सिर्फ ये है कि ईजी टू रीच है, आसानी से टीमें वहाँ पहुँच जाती हैं। अब आप देखें कराची हॉकी एसोसिएशन, मैं हैदर साहब का, गुलफराज साहब का, उनके प्रेसिडेंट जो भी हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि KHA को एक बड़ा अच्छा ग्राउंड मिला और बड़े मौके मिले। जितनी हॉकी कराची में हो रही है क्लब लेवल की या इंटर डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न की, वो KHA पे हो रही है, जबकि बहुत सारे हॉकी के ग्राउंड हैं। इस्लाउद्दीन एकेडमी पे परसों मैं था, आप भी आए थे, पाकिस्तान रेंजर्स ने बहुत बड़ा टूर्नामेंट किया और इस्लाउद्दीन साहब को जितनी भी मुबारकबाद दी जाए कम है। उसमें एक हैवी अमाउंट दिया गया, सारा कुछ हुआ, और इस्लाउद्दीन साहब की ज़ाती मेहनतें थी कि, और लाइव टेलीकास्ट हुआ, बिल्कुल पाकिस्तान टेलीविज़न ने लाइव टेलीकास्ट किया। मगर आप एक चीज़ देखें कि पूरी की पूरी हॉकी इस्लाउद्दीन एकेडमी पे होती है, KHA पे होती है और इस्लाउद्दीन एकेडमी पे होती है।
बाकी यूबीएल है, कस्टम है, बिल्कुल मानी खस्ता हाली का शिकार है ना सर, वो ग्राउंड सारे ही है। गुलाम मोहम्मद साहब बहुत बातें हैं करने को, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। गुलाम मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।